बात करेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। आदिकाल में एक ओर जहाँ कवियों द्वारा अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर काव्य रचे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सिद्धों और नाथों और जैनों द्वारा भक्तिपरक काव्य भी रचे जा रहे थे। अतः इस युग के साहित्य को मूल रूप से रासो साहित्य और धार्मिक साहित्य दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस युग में स्वच्छंद प्रवृत्ति से लौकिक साहित्य भी रचे गए। साथ ही गद्य साहित्य के कुछ आरंभिक संकेत इस युग में मिलते हैं। हालांकि इस युग की प्रामाणिकता संदिग्ध है, परंतु संदिग्ध होते हुए भी महत्व को भुलाया नहीं जा सकता है। देखते हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। सबसे पहले प्रमुख प्रवृत्ति है कि वीर रस की प्रधानता। रासो ग्रंथ में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। यानी वीर गाथा काल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें वीर रस से रचनाएं लिखी गई। इस काल के लेखक राजाओं पर निर्भर रहते थे, इसलिए उन्हें कई बार न चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थे। इस युग में गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार, सोलंकी आदि राजा आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। युद्ध करना ही एकमात्र धर्म बन गया था। यही कारण है कि जगनिक कवि लिखते हैं, 12 बरिस ले कुकुर जिए और ले तेरा जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जी, आगे जीवन को धिक्कार। आगे क्या बढ़ते हैं। इस काल में विदेशी आक्रमण के कारण भी निरंतर युद्ध हुआ करते थे। इसलिए इस काल में वीर रसात्मक ग्रंथों का अधिक्य है। वीर रसात्मक ग्रंथों के कुछ उदाहरण हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मी रासो, बीसलदेव रासो। बढ़ते हैं अगली प्रवृत्ति की ओर। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं, वहाँ वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। इस युग के चारण कवि कलम के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर वे अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर युद्ध भी लड़ते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। यानी इस काल में युद्ध वर्णन की सजीवता है, जो प्रमुख इसकी प्रवृत्ति भी है। आगे बढ़ते हैं प्रामाणिकता का अभाव। आदिकाल के अधिकांश रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है, वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह ही नहीं। यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य चंद भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी सामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं और कुछ संवाद तो ठीक होते। ठीक है, यानी इन्होंने कहा कि ये ग्रंथ पूरी तरह से बेकार है। ऐतिहासिकता का अभाव, यानी एक प्रवृत्ति ये भी है। इस युग के वीर रसात्मक ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। रासो साहित्य के चरित्र नायक भले ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इन ग्रंथों में तथ्य कम और कल्पना अधिक है। परिणामतः इनके माध्यम से अनेक
ऐतिहासिक भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। कहने का मतलब ये जो फालतू की बातें इन्होंने लिखी, बढ़ा चढ़ा के लिखा, वो हमारे इतिहास से मैच नहीं करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस की प्रधानता इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस युग में कई युद्ध सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थे, अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश इन काव्य ग्रंथों में होना स्वाभाविक है। इस युग के कवियों ने राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का आदर्श अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नक्सिक परिपाटी पर किया है। यानी इन्होंने राजकुमारियों का वर्णन किया, वो भी किस परिपाटी पर? नक्सिक, पूरा सिर से लेके पैर तक सब चीजों का वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो के श्रृंगार रस से युक्त एक पंक्ति का उदाहरण इस प्रकार है। मनहु कला ससभान कला 1600 बन्ने, बाल वैस ससित समीप अम्बरी रसपन्ने। बढ़ते हैं आगे की ओर। इन कवियों के श्रृंगारिक वर्णन को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं? उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु, कन्या हरण का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था। रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था। ठीक है, वही सम्मान पाता था। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं व सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। ये रचयिता चारण कहलाते थे या चारण कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। अपने आश्रयदाता की श्रेष्ठता व प्रतिपक्षी राजाओं की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारण कवियों की प्रमुख विशेषता थी। यानी ये क्या करते थे? राजा भी इन्हें तभी रखते थे जब ये उनकी बढ़िया से प्रशंसा करते थे, और साथ ही साथ दूसरे राजा की बुराई भी करते थे, तब इनको रखा जाता था। भाषा शैली की बात करें तो इस काल की जो भाषा शैली मूल रूप से अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली व खड़ी बोली 4 भाषाओं के प्रयोग में वर्णित है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।